70 बीपीएससी जैसा कि हम लोग जानते हैं कि 13 दिसंबर को होने वाला है। तो इस संदर्भ में हम लोग जो आज प्रैक्टिस करने वाले हैं वो है 78 बीपीएससी की पीवाईक्यू, और ये हिस्ट्री का पीवाईक्यू रहेगा। और इसमें हम लोग एक सीरीज वाइज चल रहे हैं, यानी कि एंशिएंट, मिडाइवल, मॉडर्न लेके चल रहे हैं। हालांकि मिडाइवल हमने स्किप कर दिया है क्योंकि मिडाइवल से इतने क्वेश्चन नहीं बनते हैं, इसलिए हम लोगों ने यहाँ पे मॉडर्न जहां से ज्यादा क्वेश्चन बन रहे हैं उसको हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। तो मॉडर्न में आज हमारा टॉपिक वाइज हम लोग कर रहे हैं, और ये टॉपिक जो है हमारा, ये है क्षेत्रीय राज से रिलेटेड, यानी कि क्षेत्रीय राज से संबंधित जितने भी सारे क्वेश्चंस आए उन सभी को हम लोग करेंगे। और ये क्वेश्चन सिर्फ बीपीएससी के ही क्वेश्चंस में रहेंगे, चाहे वो टीचर के एग्जाम हो, सीडीपीओ के एग्जाम हो, जो भी एग्जाम हो। ठीक है, मतलब बीपीएससी आयोग के ही क्वेश्चन रहेंगे, तो काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा आपके एग्जामिनेशन में। और यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं ना कि क्षेत्रीय राज्य के क्वेश्चन लगाते हैं, उससे पहले हम लोग उस चीज के रिवीजन कर लेते हैं, जिससे आपका प्रिपरेशन और भी अच्छा हो जाएगा। भूमिका में सबसे पहले हम लोग बंगाल, हैदराबाद, सिख और मराठा, यहाँ पे चारों राज्य के बारे में देखेंगे कि इन सब क्षेत्रीय राज्यों की क्या भूमिका रही है भारत में। चलिए अब स्टार्ट करते हैं और एक एक करके हम लोग जानते हैं। सबसे पहले भूमिका देखते हैं। भूमिका क्या था कि मुगल साम्राज्य के पतन के बाद भारत में क्षेत्रीय राज का उदय। जैसे मुगल साम्राज्य, उत्तर मुगल काल जैसे ही वहां पे खत्म हो रहा था, तो वहां पे क्या हो रहा था कि क्षेत्रीय राज भी डेवलप कर रहे थे। कुछ क्षेत्रों के प्रत्यक्ष रूप से और कुछ अप्रत्यक्ष रूप से मुगल साम्राज्य के अधीन थे, जैसे कि बंगाल और अवध। कुछ कुछ क्या था ना, मुगल साम्राज्य के अधीन था। ठीक है, उसके बाद क्या कह रहा है, कुछ राज्य तो लगातार मुगल साम्राज्य से युद्ध करते थे, जैसे मराठा और सिख। मराठा साम्राज्य क्या था कि मुगल साम्राज्य से लगातार ही युद्ध करता था। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, बंगाल के कुछ नवाब देखते हैं। और जैसे कि हम लोग यहाँ पे एक यहाँ पे सीक्वेंस देख रहे हैं कि सबसे पहले हम लोग यहाँ पे बंगाल के बारे में जानेंगे। तो बंगाल के बारे में जानने के लिए सबसे पहले हम इसके नवाब को जानते हैं। यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट नवाब थे। नवाब तो बहुत सारे थे, लेकिन यहाँ पे जिससे क्वेश्चन बनते हैं और जो भी इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के लिए, उसको हम लोग देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पे संस्थापक माना जाता है मुर्शिद कुली खान को। सरफराज खान जो है उसे हैदर जंग की उपाधि भी दी गई थी, और यहाँ पे अलवर्दी खान, ये तीनों इंपॉर्टेंट है यहाँ पे बंगाल के नवाब में। ठीक है, तो ये क्षेत्रीय राज के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। तो चलिए देखते हैं अलवर्दी खान के बारे में थोड़ा इन्फॉर्मेशन लेते हैं। तो अलवर्दी खान में पहला पॉइंट है, सरफराज खान के बाद अलवर्दी खान ने सत्ता का जंग प्रारंभ किया, यानी कि सत्ता के लिए जंग जो था अलवर्दी खान के बाद, ये सरफराज खान सत्ता के लिए सर माफ कीजिए, सरफराज खान के बाद अलवर्दी खान ने सत्ता के लिए जंग प्रारंभ किया। उसके बाद हम अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट क्या कह रहा है, गीडिया का युद्ध। देखिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, गीडिया का युद्ध ने 1739 में जो कि हुआ था गीडिया का युद्ध, उसमें क्या हुआ, अलवर्दी खान ने बंगाल का नवाब बना। मतलब अलवर्दी खान क्या था, सरफराज खान की हत्या करके बंगाल का नवाब बन गया। उसके बाद हम लोग पढ़ते हैं अगला पॉइंट। अगला पॉइंट क्या कह रहा है, अलवर्दी खान ने अंग्रेजों की तुलना मधुमक्खी की छत्तों से की। ये कई बार क्वेश्चन बीपीएससी पूछा है कि वह कौन सा बंगाल का नवाब था जिन्होंने मधुमक्खी की छत्तों की तुलना अंग्रेजों से की है। तो याद रखिएगा कौन, अलवर्दी खान। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हम लोग देखते हैं सिराजुद्दौला, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ से क्वेश्चन कई बार बना है एग्जामिनेशन में। ठीक है, तो देखते हैं सिराजुद्दौला के बारे में। सिराजुद्दौला में पहला पॉइंट हम देखते हैं, अपने प्रशासन में युवाओं को प्रोत्साहन देता था, यानी कि युवाओं को ज्यादा प्रायोरिटीज देता था कि आप आइए और हमारे शासन प्रशासन को संभालिए। तो सिराजुद्दौला ऐसे बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखिए यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो सिराजुद्दौला के बारे में पढ़ सकते हैं। यहाँ पे देखिए, फ्रांस और इंग्लैंड सिराजुद्दौला की अनुमति के बिना किलाबंदी शुरू कर देता है। ठीक है, नवाब के मना करने के बावजूद अंग्रेज उसकी आज्ञा का पालन नहीं करता, जिससे नाराज होकर नवाब किले को जीत लेता है। अरे देखिए होता क्या है कि अगर मान लो आप किसी क्षेत्र के राजा हो, अगर आपके बिना अनुमति के कोई काम करता है, यानी कि यहाँ पे क्या हुआ ना कि फ्रांस और इंग्लैंड क्या किया, यानी कि अंग्रेज क्या किया कि किलाबंदी करना स्टार्ट कर दिया बिना सिराजुद्दौला के अनुमति के। यहाँ पे सिराजुद्दौला घुसा गया और नवाब क्या किया, किला को फिर जीत लेता है इन लोगों को हराकर। ठीक है, चलिए आगे वाला पॉइंट देखते हैं। इसमें आगे वाला पॉइंट क्या कह रहा है, अलीपुर या अलीनगर की संधि एक होती है फरवरी 1757 में अंग्रेज तथा सिराजुद्दौला के बीच। एक इंपॉर्टेंट संधि का नाम याद रखिएगा, अलीपुर। यहाँ पे आपका टाइमिंग भी पूछ सकता है, यानी कि कब हुआ था, तो याद रखिएगा 1757 में यह अलीनगर की संधि हुई थी। उसके बाद एक है रॉबर्ट क्लाइव। रॉबर्ट क्लाइव यहाँ पे होगा, ठीक है, इसको क्लाइव कर लीजिएगा आप लोग। रॉबर्ट क्लाइव क्या हुआ कि बंगाल में फूट डालो और राज करो की नीति को अपनाता है तथा नवाब के सहयोगियों के साथ एक संधि करता है। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा कि रॉबर्ट क्लाइव बहुत इंपॉर्टेंट है। यहीं पे क्या होता है कि फूट डालो और राज करो की नीति जो आप सुनते होंगे यहीं से आया। ये क्या किया था कि आपस में सबको लड़ाने के बाद और अपना राज्य करने का यहाँ पे इनका प्लान था। तो ये क्या किए थे कि यहाँ पे क्या था कि फूट डालो, यानी कि ये फूट डालते थे और राज करते थे। ये क्या थे, नवाब के कुछ सहयोगी थे जो विश्वासघाती सिद्ध हुए। आगे बताएंगे आपको कि कौन कौन विश्वास घाती सहयोगी थे।
जो कि सिराजुद्दौला को धोखा दिया था। यहाँ पे क्या हुआ ना कि उससे वो गुप्त रूप से एक संधि करता है, ठीक है। अब चलिए देखते हैं, गुप्त संधि करता है जिससे पलासी की युद्ध की नींव पड़ती है। यहाँ पे क्या हुआ, एक पलासी का युद्ध देखिए इंपॉर्टेंट है, यहीं से पलासी का युद्ध शुरू हुआ। पलास एक पेड़ का नाम है, ठीक है। और यहीं पे क्या हुआ कि एक नींव पड़ गया, यहाँ पे एक बैकग्राउंड यहीं से बन रहा है कि उसके साथ गुप्त संधि किया और उसके बाद नवाब को धोखा दे दिया। चलिए अब देखते हैं कुछ विश्वासघाती सहयोगी के बारे में, ये पूछता है एग्जामिनेशन में। तो देखिए यहाँ पे क्या हुआ कि हो सकता है एग्जामिनेशन में मैच द फॉलोइंग पूछे, जैसे मीर जाफर कौन थे, मीर बख्शी या सेनापति। देखिए सेनापति ही मिल गया है अंग्रेज से, तो किसी राज्य का अगर सेनापति ही अंग्रेज से मिल जाए तो कितना खराब बात है ये। उसके बाद मानिक चंद थे, किले का जो पहरेदार था। अमीर चंद व्यापारी, जगत सेठ बैंकर, खादिम खां एक बड़ी सेना सेना के टुकड़ी का नायक, और घसीटी बेगम मौसी, इनकी मौसी तक मिल गई थी अंग्रेज से। तो देखिए ये यहाँ पे यहीं से फूट डालो और राज करो की नीति, कि अपने घर में ही लड़ाई लगा दिया और यहाँ पे भारत पे कब्जा कर लिया अंग्रेज। देखिए कितना बड़ा इसका प्लान था। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हम लोग क्या करते हैं ना, पलासी का युद्ध। यहीं से, क्योंकि बैकग्राउंड यहीं से हो रहा है, देखिए एक एक करके हम लोग सारे चीजों को समझ रहे हैं। यहाँ पे क्या हुआ कि बैकग्राउंड एक बन गया है, कौन सा युद्ध के बारे में, ये पलासी के युद्ध के बारे में यहाँ पे एक बैकग्राउंड बन गया है, जो कि 23 जून 1757 को यहाँ पे हुआ था। ये डेट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, पलासी का युद्ध, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। चलिए पलासी का युद्ध के बारे में हम लोग कुछ कुछ पॉइंट देखते हैं। एक ऐसा युद्ध जो कभी हुआ ही नहीं। अब भाई ये कैसा है, चलिए पता चलेगा क्यों ऐसा युद्ध कहा जाता है। क्वेश्चन पूछ रहा है कि निम्न में से कौन एक ऐसा युद्ध है जो कभी हुआ ही नहीं है। अरे भाई चलिए देखते हैं कैसे। क्योंकि देखिए अपनों की गद्दारी के कारण नवाब हार जाता है। देखिए ऐसा युद्ध था ना कि कभी हुआ ही नहीं था, क्योंकि मान लीजिए गद्दारी कर दिया, जो लोग थे अपने लोग जो आपको धोखा दे देंगे, तो ये युद्ध कैसा, धोखेदारी से जीता गया युद्ध, तो इसको युद्ध माना ही नहीं जाता है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। आगे वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है, सिराजुद्दौला बनाम अंग्रेज, ये तो इंपॉर्टेंट है। सिराजुद्दौला और अंग्रेज के बीच काफी इंपॉर्टेंट है, कि पूछ सकता है कि पलासी के युद्ध किन किन के बीच हुआ था। तो सिराजुद्दौला नवाब थे और अंग्रेज। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। पलास युद्ध के नवाब के विश्वसनीय सहयोगी में मीर मदान या मदन नहीं होगा, मीर मदान होगा, ठीक है। मीर मदान और मोहनलाल थे, ये दोनों याद रखिएगा। कोई पूछ सकता है कि कौन इसके ईमानदार सहयोगी थे, इनको जो हमेशा से सहयोग किए थे। ये तो घसीटी बेगम वाला क्वेश्चन आ रहा है, लेकिन हो सकता है विश्वसनीय सहयोगी, शायद पूछा है एक आयोग में क्वेश्चन, हो सकता है बीपीएससी में भी पूछे, तो याद रखिएगा ये मीर मदार और मोहनलाल इसके इंपॉर्टेंट सहयोगी थे, ठीक है। चलिए आगे वाला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट क्या कह रहा है, चलिए इसमें क्या है कि प्रभाव देखते हैं, ये युद्ध जो हुआ उसके क्या इंपैक्ट पड़े भारत पे। तो चलिए पहला प्रभाव देखते हैं। मिर्जापुर को बंगाल, एक मिनट, ये मीर जाफर होगा, माफ करो, यहाँ पे मिर्जापुर नहीं होगा, यहाँ पे मीर जाफर, ये मिसप्रिंट थोड़ा ज्यादा हो गया। एक्चुअली में टाइम नहीं मिला था, इसलिए थोड़ा सा जल्दी में ये टाइप किया गया, इसलिए ये दिक्कत हो गया। मीर जाफर को यहाँ पे क्या हुआ ना कि बंगाल का नवाब बना, सिराजुद्दौला को जैसे हराया गया उसके बाद मीर जाफर को यहाँ पे बना बना दिया गया नवाब। उसके बाद क्या कह रहा है, बंगाल और उड़ीसा के कुछ क्षेत्रों को दीवानी का अधिकार दे देगी। यानी कि दीवानी और फौजदारी के बारे में अगर आप जानते हैं तो प्लीज कमेंट सेक्शन में बताएं, हमने इससे पहले वाले वीडियो में दीवानी और फौजदारी को अच्छे से समझाया है। उसके बाद क्या कह रहा है, 24 परगना जमींदारी का अधिकार अंग्रेजों को दे दिया गया। देखिए यहाँ पे 24 परगना जमींदारी का अधिकार जो था वो भी अंग्रेज को दे दिया गया, ठीक है। क्योंकि देखिए मीर जाफर उनके अपने स्पॉन्सर्ड थे, यानी कि उनके द्वारा, अंग्रेज के द्वारा मीर जाफर को यहाँ बैठाया गया था गद्दी पे, तो अंग्रेज जैसा चाह रहे थे अपने हित में काम कराना, उस टाइप से वो काम करवा रहे थे। तो ये क्या हुआ ना कि यहाँ पे भी इनको जमींदारी का भी अधिकार मिल गया और यहाँ पे दीवानी का भी अधिकार मिल गया, तो अंग्रेज को हर तरफ से फायदा था सिराजुद्दौला का हटाने से। यहाँ पे ये युद्ध हुआ था, युद्ध होने के बाद ये प्रभाव था, ठीक है, याद रखिएगा। आगे वाला देखते हैं पॉइंट क्या कह रहा है। अगला पॉइंट है, मीर जाफर ने अंग्रेज से खुश होकर अंग्रेज को 2 करोड़ रुपए उपहार में दिया। यहाँ देखिए अब मीर जाफर तो खुशी हो गया, बहुत ज्यादा खुश हो, क्योंकि वो राजा बन गया है, नवाब बन गया है, तो अंग्रेज को खुश हो गया, लो भाई 2 करोड़ क्या, तुम 10 करोड़ ले लो, लेकिन यहाँ पे 2 करोड़ याद रखिएगा, 2 करोड़ उस टाइम बहुत था, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, आगे वाला पॉइंट क्या कह रहा है। अगला पॉइंट है, कुछ समय पश्चात अंग्रेज मीर जाफर को हटाकर बंगाल का नवाब मीर कासिम को बना देता है। क्या इसमें क्या होता है, मीर जाफर को हटाकर मीर कासिम को बनाया था। एक्चुअली होता क्या है कि जो भी अंग्रेज के हित में ये काम कर रहा था, लेकिन क्या हुआ ना कि इनको बहुत खराब लगने लगा मीर जाफर को, कि भाई हम ऐसे कैसे कर सकते हैं, तो उसको यानी कि इसको हटाकर मीर जाफर को वहां से हटा दी, क्योंकि मीर जाफर उनके हिसाब से काम आप करना छोड़ दिए थे कि नहीं भाई मैं नहीं करूंगा। तो उसके बाद क्या किया, अंग्रेज बोले चलो इसको हटाओ, क्योंकि ये मेरे बात तो सुन नहीं रहे, मीर जाफर को हटाओ और मीर कासिम को जगह पे ले आए, ठीक है। चलिए मीर जाफर को नवाब बना दिया गया। चलिए अब हम देखते हैं मीर कासिम के बारे में, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है मीर कासिम, क्योंकि यहाँ पे बक्सर का युद्ध का यहाँ पे नींव पड़ता है, यानी बक्सर का युद्ध इन्हीं के द्वारा लड़ा जाता है। तो देखिए क्या होता है कि मीर जाफर का दामाद था, ये मीर जाफर का दामाद ही था। उसके बाद क्या हुआ देखिए, 22 फरवरी 1720 में
माफ करो 1760 में यह बंगाल का नवाब बन गया। बंगाल का नवाब बना, दामाद था किसका? मीर जाफर का, पहले वाले नवाब का। उसके बाद क्या कह रहा है, मीर कासिम पूर्णिया में सूबेदार था और इसे काफी अनुभव था। पूर्णिया का पहले से ये सूबेदार था और इसे काफी अनुभव था, तो इसलिए भी इसको बना दिया गया। यह अपनी राजधानी कोलकाता से हटाकर मुर्शिदाबाद हस्तांतरित कर दिया। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। यहाँ पे कई बार बीपीएससी में तो ये हमेशा रिपीटेड और ये फेवरेट पार्ट है बीपीएससी का, यहाँ से क्वेश्चन कई बार बन रहा है। इसमें कह रहा है यह अपनी राजधानी को कोलकाता से हटाकर कहा मुर्शिदाबाद हस्तांतरित कर दिया। ठीक है, मुर्शिदाबाद में ट्रांसफर कर दिया। और यह मुंगेर में आधुनिक शस्त्रागार की स्थापना करता है। बंदूक की सबसे ज्यादा फैक्ट्री यहीं पे मुंगेर में है, इसलिए यहाँ पे ये शस्त्रागार की स्थापना करता है कौन? यहाँ पे जो ये मीर कासिम है, मुंगेर में। चलिए आगे वाला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट कह रहा है, इन्होंने गुप्त तरीकों से अवध के नवाब सुजाउद्दौला, मुगल के सम्राट शाह आलम द्वितीय के साथ गुप्त संधि किया। ये किया किए क्योंकि अंग्रेज थे धीरे धीरे इंडिया पे कब्जा कर रहे थे। अब ये सोच रहे थे कि चलो भाई एक काम करते हैं कि हम लोग सब मिल जाते हैं एक साथ और अंग्रेज को हराते हैं। सिराजुद्दौला उस टाइम तो गलती से हारे थे, मतलब धोखे से हराया गया था, तो अंग्रेज को इतना कॉन्फिडेंस बिल्ड नहीं हुआ। लेकिन जैसे ही यहाँ पे आपको बक्सर का युद्ध हुआ, तो बक्सर के युद्ध में था कि तीनों शक्ति एक साथ हो गए थे। अवध के देखिए अब नवाब सुजाउद्दौला, बंगाल के ये मीर कासिम हो गए थे, और मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय भी थे। तो यहाँ पे तीनों शक्ति एक साथ होकर भी बक्सर के युद्ध को देखिएगा, तो यहाँ पे हरा नहीं पाए अंग्रेज को। तो अंग्रेज का कॉन्फिडेंस क्या हो गया, और बिल्ड हो गया, और बूस्ट कर गया कि भाई अब तो तीनों तीनों लोग जो है हमें नहीं हरा सकते हैं, तो फिर अब तो इंडिया पे कब्जा करना और एकदम हम लोग कर ही सकते हैं। इनका कॉन्फिडेंस इनको बहुत ही हाई हो गया। चलिए आगे वाला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट क्या कर रहा है अगला पॉइंट यहाँ पे देखिए, बक्सर का युद्ध का जो यहाँ के बारे में बता रहे हैं। बक्सर का युद्ध 22 अक्टूबर 1764 में जो हुआ था, यही मैं बताना चाह रहा था, ये जो मैं अभी बता रहा था आपको बक्सर युद्ध के बारे में। अंग्रेज बनाम ये अवध, बंगाल और मुगल, ये तीनों, क्योंकि मैंने बताया ना कि तीनों शक्ति एक साथ हो जाती है। यहाँ पे तीनों शक्ति एक साथ हो गई और अंग्रेज को हराने लगी, लेकिन अंग्रेज यहाँ पे हारे नहीं, तो इसलिए अंग्रेज का कॉन्फिडेंस और बिल्ड हो गया और बूस्ट हो गया। यहाँ पे कह रहा है कि अंग्रेज के जो आप जो नेतृत्व कर रहे थे उनका नाम था मुनरो, सर थॉमस मुनरो इनका पूरा नाम था। और अवध के सुजाउद्दौला, बंगाल का मीर कासिम और मुगल का शाह आलम द्वितीय, ये तीनों मिलके भी अंग्रेज को नहीं हरा पाए और अंग्रेज यहाँ पे विजयी हो गया। ठीक है, ये यहीं पे से तो भारत पे कब्जा करना अंग्रेज स्टार्ट कर दिया। देखिए यहाँ पे सीक्वेंस चल रहा है किस तरह से धीरे धीरे अंग्रेजों ने इंडिया पे कब्जा किया है। उसके बाद देखिए क्या हुआ कि इस युद्ध में सर थॉमस मुनरो के नेतृत्व में अंग्रेज की विजय होती है। चलिए अंग्रेज यहाँ पे जीत गया। उसके बाद कह रहा है, अंग्रेज की काली छाया की शुरुआत बक्सर के युद्ध को ही मानी जाती है, क्योंकि अंग्रेज को काली, क्वेश्चन पूछता है कई बार कि अंग्रेजों की काली छाया की शुरुआत किस युद्ध को मानी जाती है, तो आप ध्यान रखिएगा बक्सर का युद्ध जो कि 22 अक्टूबर 1764 में हुआ था, इसको माना जाता है कौन? अंग्रेज की काली छाया की शुरुआत। ठीक है, याद रखिएगा। और यहाँ पे भी इनका कॉन्फिडेंस बिल्ड कर रहा था, वो तो धोखा से जीता था, ठीक है, लेकिन यहाँ पे इसको तो अपने शक्तियों से जीता ना, शक्तियों के बल पे, इसलिए यहाँ पे काली छाया की शुरुआत यहाँ से मानी जाती है। और अंग्रेज भारत पे पूरी तरह पकड़ यहाँ पे बक्सर की युद्ध से, जो कि 22 अक्टूबर 1764 को हुआ था, यहाँ पे कर लेता है कब्जा। ठीक है, उसके बाद कह रहा है यहाँ पे एक संधि होती है। युद्ध होने के बाद तो लास्ट में संधि होती है, तो इसे हम इलाहाबाद की संधि को जानते हैं। अब इलाहाबाद की संधि भी दो संधि भी थी, चलिए दोनों संधि के बारे में हम जानते हैं। देखिए पहली संधि थी 12 अगस्त 1765 और दूसरी संधि जो हुई थी, यानी कि द्वितीय संधि, इलाहाबाद की द्वितीय संधि, वो हुई थी 16 अगस्त 1765 में। चलिए अब देखते हैं हम पहली संधि के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट। शाह आलम द्वितीय और अंग्रेजों के बीच हुई थी कौन? ये हो गया आपको पहली संधि। और इसमें क्या था, बिहार बंगाल उड़ीसा की दीवानी और 26 लाख पेंशन प्रत्येक साल शाह आलम द्वितीय को, यानी कि बिहार बंगाल और यहाँ पे जो देख रहे हैं ना उड़ीसा, ये तीनों की दीवानी दे दिया गया अंग्रेज को, और 26 लाख पेंशन शाह आलम द्वितीय को दे दिया गया। क्योंकि मुगल के साथ ये संधि हुई थी, इसलिए पहली संधि यहाँ पे मानी जाती है, मुगल के साथ हुई थी। शाह आलम द्वितीय जो राजा थे, इनको पेंशन पे रख दिया कि भाई तुम पेंशन में जियो और तुमको कुछ नहीं करना है। ठीक है, तो पहली संधि यही कह रहा है। दूसरा कह रहा है कि सुजाउद्दौला अंग्रेज के बीच हुई थी, जिसमें कंपनी को 50 लाख रुपया सुजाउद्दौला दिया था, ठीक है, एज ए पेनल्टी। उसके बाद कह रहा है भारत में द्वैध शासन की शुरुआत यहीं से द्वैध शासन के बारे में, द्वैध शासन की शुरुआत है, डुअल गवर्नेंस जिसको कहते हैं, दोहरी सरकार। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं पॉइंट क्या है। द्वैध शासन के तहत, देखिए द्वैध शासन के बारे में यहाँ बताया जा रहा है। द्वैध शासन के तहत राजस्व पे अधिकार अंग्रेज का था, तथा प्रशासन पर अधिकार राजाओं का होता था। अब मान लीजिए कोई राज्य है, अगर पैसा पे अधिकार किसी दूसरे व्यक्ति का हो गया, तो सारा जिसके पास पैसा रहेगा उसी के पास ज्यादा ताकत रहेगा। तो ज्यादा ताकत अगर अंग्रेज के पास रहा, तो क्या वो सारा प्रशासन को तो अच्छे से टाइट कर लेंगे ना, कहीं भाई प्रशासन किसी के भी हाथ में हो, लेकिन पैसा जिसके हाथ में रहेगा वही सबसे ताकतवर रहेगा।
तो यहाँ पे देखिए कितना तेज है, यहाँ डुअल गवर्नेंस इसी को कहते हैं कि राजस्व पे अधिकार किसी का, प्रशासन पे अधिकार किसी का। लेकिन अभी क्या होता है, राजस्व और प्रशासन पे अधिकार दोनों का सरकार पे होता है, इसलिए सिंगल गवर्नेंस कहते हैं। लेकिन यहाँ पे डुअल गवर्नेंस यानी कि द्वैत शासन की शुरुआत बक्सर के युद्ध से या इलाहाबाद की संधि के से ही माना जाता है, ठीक है, यानी कि बक्सर के युद्ध आप कह सकते हैं इसको, ठीक है। चलिए अब हम मैसूर के बारे में जानते हैं। बंगाल यहाँ पे खत्म हो गया, अब मैसूर। इसके बाद धीरे धीरे क्या करेंगे, यहाँ पे सारे क्वेश्चंस को हम लोग लगा लेंगे, चलिए प्रैक्टिस भी हो जाएगा हम लोगों का। चलिए मैसूर, मैसूर में देखिए क्या है कि वायडार वंश ने मैसूर की स्थापना की, ठीक है। इसमें देखिए एक चिका कृष्ण राज थे, उसके दो पुत्र थे, एक नंदराज और दूसरा देवराज। नंदराज के भी आपको एक हैदर अली मिलते हैं और टीपू सुल्तान, ये दोनों इंपॉर्टेंट है, इसी दोनों के बारे में हम लोग जानेंगे। इससे ज्यादा क्वेश्चन नहीं बनता है, बनता ही नहीं है, इंपॉर्टेंट है हैदर अली या टीपू के बारे में। चलिए अब हम हैदर अली के बारे में जानते हैं, जो इंपॉर्टेंट है। नंदराज के बाद हैदर अली मैसूर का शासक बनता है। नंदराज की मृत्यु होती है तो मैसूर का शासक हैदर अली मिलता है। इन्होंने अपनी सेना यूरोपीय पद्धति के आधार पर तैयार किया, यानी कि यूरोपीय पद्धति, सेना को देखिए यूरोपियन पद्धति बहुत अच्छी थी सेना की, ठीक है। तो ये क्या था, यूरोप को बहुत अच्छे से फॉलो करते थे और उस आधार पे उस तरीके से ट्रेंड किए अपने सैनिक को, इसलिए भी ये बहुत फेमस थे हैदर अली, जो कि मैसूर के शासक थे, याद रखिएगा। उसके बाद कह रहा है हैदर अली क्या किए, ने डिंडीगुल में आधुनिक शस्त्रागार की स्थापना किया फ्रांस की मदद से। फ्रांस की मदद से डिंडीगुल एक जगह का नाम है, ठीक है। यहाँ पे क्या हुआ कि एक मॉडर्न जो शस्त्रागार था, यानी कि शस्त्र बनाने का जो एक स्थान था, उन्होंने वहां पे डिंडीगुल में स्थापना किया था। फ्रांस का मदद लेके, भाई फ्रांस मेरी मदद करो, मैं यहाँ पे कुछ बनाना चाहता हूँ, और हैदर अली यहाँ पे इसकी स्थापना करती है। अब देखिए टीपू सुल्तान, मोस्ट इंपॉर्टेंट है टीपू सुल्तान, ठीक है। आप यहाँ पे वीडियो में बने रहिएगा। क्या हो रहा है कि यार थोड़ा वीडियो लंबा हो रहा है, स्टिल आपको बेनिफिट जरूर मिलेगा। यहाँ पे नोट्स भी हमने प्रोवाइड किया है जो एनसीईआरटी बेस्ड है, और हमारे कुछ नोट्स है जो बिपिन चंद्रा वगैरह हो गया, मॉडर्न हिस्ट्री के जो भी फेमस बुक है उस सभी को कंपाइल करके हम लोगों ने यहाँ पे शामिल किया है, ठीक है। तो ध्यान रखिए, घटना चक्र की भी कोई जरूरत नहीं, क्योंकि घटना चक्र इसी में इंक्लूडेड है। तो बने रहिए हमारे वीडियो के साथ, देखते रहिए। चलिए देखिए हैदर अली के बारे में जानते हैं। हैदर अली के बाद टीपू जो है राजा बनता है। उसके बाद क्या होता है, टीपू सुल्तान जब राजा बनता है, इसने भी अपनी सेना को यूरोपियन आधार पर प्रशिक्षित किया, ठीक है, यूरोपीय आधार पर ये भी प्रशिक्षित करता है। उसके बाद क्या होता है, इन्हें इसने जागीर प्रथा को समाप्त, जागीर प्रथा एक बहुत ट्रेंड में था, तो जागीर प्रथा को इन्होंने समाप्त कर दिया। कृषि और व्यापार के क्षेत्र में इन्होंने काफी सुधार किए। इन्होंने नए सिक्के का प्रचलन भी किया। कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट भी हम देखते हैं। इनके द्वारा नापतोल की एक नई पद्धति लाई गई, ठीक है, नापतोल की एक नई विधि लाई गई। और इन्होंने पॉलीगढ़ जनजाति, ये काफी बार क्वेश्चन पूछता है, पॉलीगढ़ जनजाति का नाम, पॉलीगढ़ जनजाति की शक्ति को समाप्त की, पॉलीगढ़ जनजाति के इन्होंने हरा दिया था। पॉलीगढ़ जनजाति बहुत ही विद्रोह करता था, तो यही टीपू सुल्तान जो था, इन्होंने इसको पूरी तरह से बर्खास्त कर दिया। उसके बाद क्या कह रहा है, टीपू भारत का प्रथम शासक था जो आर्थिक शक्ति को सैन्य शक्ति मानता था। ये इंपॉर्टेंट है, पूछ सकता है भारत का वो कहा। देखिए कोई भी चीज एग्जामिनेशन में आप करंट अफेयर्स में देखिए या जो भी देखिए, वहां पे अगर कुछ भी फर्स्ट टाइम आता है तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है, फर्स्ट या लास्ट टाइम। तो यहाँ पे फर्स्ट पूछ रहा है कि भारत का वह कौन सा शासक जो आर्थिक शक्ति को सैन्य शक्ति मानता था, तो यही पे टीपू सुल्तान। इसी से पता चलता है कितना इनका सोच हाई था, मॉडर्न सोच था इनका। उसके बाद कह रहा है टीपू के पास फ्रांस के जैकोबिन क्लब की सदस्यता प्राप्त थी। इसे सीधा साधा दैत्य भी कहा जाता है, ठीक है, याद रखिएगा। जैकोबिन क्लब की अगर सदस्यता पूछता है किसके पास थी, तो याद रखिएगा टीपू सुल्तान के पास। और इसे सीधा साधा दैत्य भी टीपू सुल्तान को कहा जाता है। फ्रांस की आजादी के बाद फ्रांस की आजादी के समय टीपू श्रीरंगपट्टनम के किले में स्वतंत्रता का वृक्ष, लिबर्टी ट्री ऑफ लिबर्टी लगाता है और नागरिक टीपू कहलाता है, ठीक है। याद रखिएगा, स्वतंत्रता का वृक्ष किसने लगाया था, तो टीपू सुल्तान। आप क्वेश्चन में एकदम याद रखिएगा, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, मतलब नेक्स्ट इसका पॉइंट क्या कह रहा है। टीपू की वीरता से शेरे मैसूर कहा जाता था, इंपॉर्टेंट है। शेरे मैसूर किसे कहा जाता है, तो टीपू सुल्तान का। टीपू ने अपनी नाविक नाविक जो बल पर विशेष बल दिया, मतलब नाविक शक्ति पर जो था टीपू बहुत बल देता था। आधुनिक युग में रॉकेट लॉन्चर का प्रयोग, देखिए यहाँ पे रॉकेट लॉन्चर का प्रयोग अगर पूछता है किसने किया, तो इसको ये टीपू को ही रॉकेट लॉन्चर का प्रयोग का श्रेय दिया जाता है। रॉकेट लॉन्चर का भी ये प्रयोग किए थे टीपू सुल्तान। देखिए कितना डेवलप, इसलिए कह रहे हैं ना, यहाँ पे थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। अब देखिए कुछ मैसूर में युद्ध हुआ था, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। 3 युद्ध हुआ था, प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ भी हुआ था। तो चलिए देखते हैं, प्रथम आंग्ल युद्ध, दूसरा और तीसरा, ठीक है। चलिए यहाँ पे हम तीनों को देखते हैं। तो देखिए प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध जो हुआ था वो हुआ था 1767 1769। क्या होता है, कुछ कुछ बुक में 1-2 साल ऊपर नीचे होता है, बट मैटर ये नहीं है, क्योंकि मतलब जो ऑप्शंस आएंगे ना एग्जाम में थोड़े क्लोज रहेंगे, तो आप यहाँ से अंदाजा भी लगा सकते हो कि क्या क्या है इसमें पूछ सकता है, मतलब क्या इसका आंसर हो सकता है। तो चलिए देखते हैं। हैदर अली बनाम अंग्रेज, मराठा और निजाम। यहाँ पे क्या हुआ था कि यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि हैदर अली
वर्सेस किसके किसके बीच हुआ था अगर पूछेगा तो हैदर अली, अंग्रेज, निजाम और मराठा, ये तीनों एक साथ थे और हैदर अली को हराने में लग गए थे। तो याद रखिएगा, ज्यादा इसमें पॉइंट नहीं है। चलिए जल्दी जल्दी इसको देख लेते हैं और पीवाईक्यू हम लोग लगाते हैं, ठीक है। चलिए अब देखिए क्या होता है नेक्स्ट पॉइंट, हैदर अली की इसमें विजय हो जाती है और युद्ध स्थल अगर पूछता है तो यहाँ पे मद्रास में ये युद्ध हुआ था और यहाँ पे मद्रास की संधि हुई थी। मद्रास में हुआ था तो मद्रास की संधि हुई थी, जो जिस जगह पे युद्ध खत्म हुआ तो वहीं तो संधि होगी ना। तो याद रखिए मद्रास की संधि हुई थी। अब देखिए दूसरा जो 1780 से 1784 में हुआ था, उसमें कह रहा है इस युद्ध में हैदर अली की देखिए यहाँ पे मृत्यु हो जाती है और अंग्रेज विजय हो जाते हैं। यहाँ पे हैदर अली मर जाता है और अंग्रेज जीत जाते हैं। युद्ध स्थल कर्नाटक है और मंगलौर की संधि होती है। यहाँ पे मंगलौर की संधि किस के बीच होती है, यहाँ पे टीपू और अंग्रेज के बीच। एक बात ध्यान रखने वाली बात है, अगर पूछता है कि द्वितीय जो आंग्ल मैसूर युद्ध है किसके किसके बीच हुआ था, तो याद रखिएगा हैदर अली के बीच और अंग्रेज के बीच। लेकिन संधि जो है टीपू करता है यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि हैदर अली की तो मृत्यु हो जाती है तो वो कैसे संधि करेगा, इसलिए यहाँ पे टीपू कर रहा है अंग्रेजों के साथ संधि, ठीक है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट जो है तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध जो है 1799 में होता है, याद रखिएगा। और यहाँ पे अंग्रेज और निजाम मिलकर टीपू पर हमला कर देते हैं और टीपू मारा जाता है। यहाँ पे टीपू सुल्तान की मृत्यु हो जाती है। कई बार क्वेश्चन पूछा है कि टीपू सुल्तान की मृत्यु कौन से युद्ध में हो जाती है, तो तृतीय आंग्ल मैसूर जो कि 1799 में हुआ था। ये कई बार बीपीएससी में पूछा है। एक टीपू का जो एक फेमस कथन है, यहाँ पे ध्यान रखिएगा, ये कथन हम लोग देखते हैं। ये कथन कह रहा है 100 दिन भेड़, यहाँ पे भेड़ हो जाएगा, भेड़ की तरह मरने से अच्छा है कि एक दिन शेर की तरह मरना, ठीक है, या भेड़ की तरह मरने से अच्छा है कि हम जो है शेर की तरह मरे। ये टीपू का कथन है, याद रखिएगा। पूछता है कि टीपू इन में से ये कथन किसने कहा था। चलिए अब अवध के बारे में जानते हैं। अवध क्या है, चलिए अवध के बारे संस्थापक शहादत खान या बुरहान उल मुल्क थे अवध, और इसे आत्महत्या करने वाला शासक भी कहा जाता है, ठीक है। किनको कहा जाता है, शहादत खान को या बुरहान उल मुल्क को, ठीक है। सम इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हम देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे क्या कुछ अवध के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। सफदरजंग जो वजीर मंत्री थे, या आसूफोदौला जो थे यहाँ पे इमाम बोरा के संस्थापक थे, और वाजिद अली शाह जो थे अवध का आखिरी शासक था, वाजिद अली शाह। याद रखिएगा ये कुछ पॉइंट है, डायरेक्टली क्वेश्चन यहाँ पे पूछ ले रहा है, ठीक है, तो यह ध्यान रखिएगा। उसके बाद यहाँ पे एक नोट है, नोट क्या कह रहा है, अवध पहला राज्य था जिसे कुप्रशासन से हड़पा गया। अगर आप जानते हैं कुप्रशासन के बारे में तो प्लीज कमेंट सेक्शन में लिखिए। चलिए कुप्रशासन क्या है नेक्स्ट देखते हैं। अब देखते हैं हम लोग हैदराबाद के बारे में। हैदराबाद काफी इंपॉर्टेंट है। हैदराबाद के संस्थापक अगर किसी को माना जाता है तो चिन कुलीज खान को माना जाता है, जिसे निजाम उल मुल्क, ठीक है, उसे बुरहान उल मुल्क कहा जाता था, तो उसे निजाम उल मुल्क कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, सरदार वल्लभ भाई पटेल। ये इंपॉर्टेंट है यहाँ पे क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन बन रहा है कई बार। सरदार वल्लभ भाई पटेल द्वारा ऑपरेशन पोलो सैन्य अभियान के तहत इसे भारत में मिलाया गया। हैदराबाद भाग रहा था, जब भारत को आजादी मिली ना तो हैदराबाद भाग रहा था, बोला नहीं 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 मैं तो अलग हूँ। लेकिन सरदार वल्लभ भाई पटेल सबको एक साथ, बहुत सारे राज्यों को एक साथ लाने का श्रेय भी सरदार वल्लभ भाई पटेल को मतलब श्रेय दिया जाता है। तो इसमें ऑपरेशन पोलो याद रखिएगा कि हैदराबाद को ऑपरेशन पोलो के तहत मिलाया गया था, ठीक है, भारत में। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, इन्होंने सैयद बंधुओं को उखाड़ फेंका। यहाँ पे सैयद बंधु होगा, सैयद बंधुओं को उखाड़ फेंका। अब भाई सैयद बंधु क्या थे, सैयद बंधु दो भाई थे और ये राजा, इन्हें किंग मेकर कहा जाता था। ये राजा बनाने के लिए काफी महत्वपूर्ण योगदान देते थे। मतलब किनको भी अगर राजा बनना है तो सैयद बंधु अगर जिसको चाहते थे उसको सत्ता से उखाड़ के फेंक देते थे, और जिनको चाहते थे राजा बना दे उनको ये राजा बनाए थे, सत्ता पे बैठाए देते थे। तो सैयद बंदियों को हटाने का श्रेय भी किनको जाता है, हैदराबाद। हैदराबाद इसको एकदम उखाड़ के फेंक दिया सैयद बंधु को कि जाओ भाई निकलो। अब देखिए क्या हुआ कि हम लोग यहाँ पे सारे जो टॉपिक थे उसको रिवाइज कर लिए हैं। अब हम लोग क्या करते हैं, क्वेश्चंस को लगाते हैं, ठीक है। तो देखिए 1992 से 2024 तक के पीपीएससी के जितने भी क्वेश्चंस आए उन सभी को हम लोग यहाँ पे करेंगे और क्षेत्रीय राज्य के क्वेश्चन को यहाँ पे समाप्त करके नेक्स्ट जो है 1857 की ओर कल नेक्स्ट वीडियो पे हम लोग बढ़ेंगे। तो देखिए यहाँ पे जो पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है, पहला क्वेश्चन कर रहा है इनमें से किसे भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक माना जाता है। तो ऑप्शन देखिए, ऑप्शन है लॉर्ड कार्नवालिस, रॉबर्ट क्लाइव और वारेन हेस्टिंग्स, सर थॉमस वो। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, रॉबर्ट क्लाइव को यहाँ पे जो है आपको ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक माना जाता है, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए आगे वाला पॉइंट देखते हैं। बक्सर की लड़ाई के बाद किस संधि पर हस्ताक्षर हुए थे, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा इलाहाबाद की संधि। क्या हो जाएगा, इलाहाबाद की संधि पे यहाँ पे हस्ताक्षर हुए, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, ये सारा क्वेश्चन हम लोग, ये टॉपिक हम लोग डिस्कस कर लिए हैं, ठीक है। आप क्वेश्चन लगाने में हमें कोई दिक्कत नहीं होगा। क्या कह रहा है, इलाहाबाद की संधि के बाद रॉबर्ट क्लाइव ने मुर्शिदाबाद का उप दीवान किसे बनाया। देखिए क्या हो रहा है, कुछ कुछ क्वेश्चन हम लोग पॉइंट्स में कवर नहीं किए क्योंकि उसको हम लोग यहाँ पीवाईक्यू के माध्यम से कवर करेंगे, ठीक है। आगे देखते हैं, इसका आंसर हो जाएगा मोहम्मद रजा खान, याद रखिएगा मोहम्मद रजा खान। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सम्राट शाह आलम द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा की दीवानी प्रदान की
कब प्रदान की, ये पूछ रहा है। ये भी हमने कराया है, तो इसका आंसर हो जाएगा 12 अगस्त 1765। ठीक है, चलिए द्वैत शासन का जनक किसे माना जाता है। देखिए द्वैत शासन के बारे में मैंने बताया, यहाँ पे जनक क्वेश्चन में आ गया, अब दोनों चीज कवर हो गया। यहाँ से क्वेश्चन जो जनक थे यहाँ भी क्वेश्चन के थ्रू कवर कर लिया, वहां पॉइंट्स हम लोग कवर कर लिए। क्या है द्वैत शासन क्या है, इसका आंसर देखिए, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी क्या है भाई, ऑप्शन डी है सर लियोनेस कार्टेस, याद रखिएगा लियोनेस कार्टेस। चलिए आगे देखते हैं, आगे क्या है, बंगाल में द्वैत शासन प्रणाली किसके द्वारा लागू की गई थी। इसका आंसर देखिए, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा लागू की गई थी। उसके बाद क्वेश्चन कह रहा है किसने सिंध विजित कर उसका अधिग्रहण किया था। सिंध विजय किसने किया था, ऑप्शन हो जाएगा इसमें सी, नेपियर। ठीक है, नेपियर ने सिंध विजय किया था। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है अंग्रेज ने भारत पर लंबे समय तक राज कैसे किया। ठीक है, बांटो और राज करो की नीति, जो बहुत ही आसान आंसर है। ठीक है, चलिए आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है किसने बंगाल में महलवाड़ी बंदोबस्त की शुरुआत की। ठीक है, महलवाड़ी बंदोबस्त के बारे में पूछ रहा है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी क्या है, हॉल्ट मैकेंजी ने महलवाड़ी की शुरुआत की। ठीक है, उसके बाद देखते हैं बंगाल प्रांत तथा बिहार प्रांत को कब मिलाया गया है, कब मिलाया गया दोनों बंगाल और बिहार को। ठीक है, तो ये आपका आंसर देख लीजिएगा क्या है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आप देखिए क्या आएगी, क्षेत्रीय राज्य और पंजाब एवं मैसूर के बारे में हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो टीपू सुल्तान ने अपनी राजधानी किसे बनाई थी, तो काफी आसान है, राजधानी के बारे में पूछ रहा है, तो इसका आंसर हो जाएगा श्रीरंगपट्टनम। ठीक है, क्या हो जाएगा आंसर, श्रीरंगपट्टनम में इसकी राजधानी बनाई थी। चलिए अगला पॉइंट देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, वर्ष में टीपू किस वर्ष में टीपू सुल्तान और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच मंगलुरु की संधि हुई। देखिए एक मैं ट्रिक बताता हूँ, एक है MMS। ठीक है, एम से मद्रास, एम से मंगलोर, एम से मद्रास, MA से मद्रास हो गया, S से श्रीरंगपट्टनम, यानी कि प्रथम मैसूर युद्ध, द्वितीय मैसूर युद्ध और तीसरा जो है मैसूर युद्ध, ये तीनों ट्रिक है। MMAS, एम से हो गया मंगलौर की संधि, और एम से हो गया मद्रास की संधि, और यहाँ पे एस से हो गया श्रीरंगपट्टनम की संधि। ये ध्यान रखिएगा आप, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। ये तीनों संधि के बारे में कंफ्यूज लोग करता है, तो MMS करके इसको याद कर लीजिए। ठीक है, इसका आंसर देखते हैं, इसका आंसर हो जाएगा, कब हुआ था भाई, ये हुआ था डी, 1799 में, ये तीसरा जो हुआ था। ठीक है, चलिए आगे वाला देखते हैं, क्वेश्चन क्या कह रहा है, अंग्रेज ने श्रीरंगपट्टनम की संधि किसके साथ की थी। श्रीरंगपट्टनम की संधि के बारे में पूछ रहा है, किसके साथ किया था श्रीरंगपट्टनम की संधि। देखिए ऑप्शन हो जाएगा टीपू सुल्तान, काफी आसान है। फिर यहाँ पे देखिए कुछ पंजाब के बारे में भी क्वेश्चन है, पंजाब एक्चुअली यहाँ पे ज्यादा क्वेश्चन नहीं पूछता है। ठीक है, तो यहाँ पे डायरेक्ट हम लोग क्या कर रहे हैं, PYQ लगा रहे हैं, क्योंकि टाइम कम है इसलिए। फिर रंजीत सिंह ने सुप्रसिद्ध कोहिनूर हीरा कहाँ से प्राप्त किया था, कहाँ से सुप्रसिद्ध हीरा जो था कोहिनूर प्राप्त किया था, शाहजूजा से। चलिए ये आंसर हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, शाहजूजा से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पंजाब भूमि हस्तांतरण अधिनियम कब पारित किया गया था। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1900 में पारित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अंबाबाई एक स्वतंत्रता सेनानी भारत के किस राज्य की थी, किस राज्य के बारे में पूछ रहा है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, कर्नाटक की थी। चलिए इसी के साथ हम लोग आज का सेशन यहीं पे खत्म करते हैं। उम्मीद करते हैं आपको सेशन पसंद आ रहा होगा, पसंद आया तो प्लीज सब्सक्राइब करें और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। इसकी PDF चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल, व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हैं और फिर PDF आप यहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए।